जरा जल्दी करो, कहीं आर्यन उठ ना जाए। हो गया जी, बस आ रही हूं। हे भगवान, आर्यन की रक्षा करना। अब हमारे पास मृत्यु के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है। आर्यन, मेरे बच्चे, मेरे लाल, अपना ख्याल रखना और हम दोनों को माफ कर देना। हमारे पास इसके अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है। इतना कहकर सुनीता और गोपाल दोनों नदी की ओर जाने लगते हैं। कुछ देर में वे दोनों नदी के पास पहुंच जाते हैं। इसके बाद गोपाल और सुनीता दोनों नदी में छलांग लगा देते हैं और वहीं अपनी जान दे देते हैं। माँ, ओ माँ, कहाँ हो? चलो मुझे जल्दी से खाना दे दो, बहुत जोरों की भूख लगी है। आर्यन अपनी माँ को बुलाता है, लेकिन जब कोई जवाब नहीं मिलता तो वह उठकर रसोई में जाता है। अरे माँ, यहाँ भी नहीं है। इतनी सुबह सुबह कहाँ चली गई? आर्यन परेशान हो जाता है और पूरा घर में ढूंढता है, लेकिन जब उसे घर में कोई नहीं मिलता है तो उसे चिंता होती है। इसके बाद वह पड़ोस में जाकर अपनी माँ के बारे में पूछता है। हरी चाचा, मेरी माँ को देखा है क्या? पता नहीं इतनी सुबह सुबह कहाँ चली गई। नहीं आर्यन, मैंने तुम्हारी माँ को नहीं देखा। आर्यन उदास होकर अपने घर लौट जाता है और आंगन में बैठ जाता है। पता नहीं माँ और पापा दोनों कहाँ चले गए। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। हे भगवान, रक्षा करना। उन्होंने आज तक कभी मुझे अकेला नहीं छोड़ा। आर्यन की आंखों में आंसू था। थोड़ी ही देर में उसकी आंख लग जाती है और वो वहीं बैठे बैठे सो जाता है। कई घंटे बीत जाते हैं और आर्यन की आंख खुलती है। हे भगवान, माँ बाप दोनों कहाँ चले गए? अभी तक नहीं लौटे। कहीं मुझे छोड़ के तो नहीं भाग गए। आर्यन भूखा था। वो उठकर घर में जाता है और खाने के लिए ढूंढता है, लेकिन घर में एक दाना भी नहीं था। समझ नहीं आ रहा है क्या करूं। मुझे बहुत जोर की भूख लगी है और पता नहीं माँ बाबा कहाँ चले गए। मुझे डर भी लग रहा है। आर्यन बिना कुछ खाए पिए जाकर सो जाता है। पूरे गांव में हल्ला हो गया था कि आर्यन के माता पिता उसे छोड़कर कहीं भाग गए हैं। बेचारे आर्यन की तो जिंदगी खराब कर दी उसके माता पिता ने। बताओ अब आर्यन कहाँ जाएगा? गांव के लोग आर्यन के बारे में चर्चा कर रहे थे। वहीं पास में खड़ा सेठ माधव यह सुनता है और उसके दिमाग में एक तरकीब आती है। इसके बाद वह जल्दी से आर्यन के घर जाता है। अरे ओ, आर्यन के बच्चे बाहर निकल। इतना सुनकर आर्यन जल्दी से बाहर आता है। अरे आर्यन, मैंने सुना है तेरे माता पिता तुझे छोड़कर भाग गए हैं। अब तू यह बता, मेरे कर्ज के पैसे कौन लौटाएगा? क्या कर्ज के पैसे? हाँ, पैसे। तेरे पिता ने मुझसे बहुत सारा कर्ज लिया था और वो तो मुझे कर्ज वापस किए बिना ही भाग गया। तू बता मुझे कैसे पैसे लौटाएगा? सेठ जी, आप तो जानते हैं मेरे पास कुछ भी नहीं है। मैं किस तरह आपको धन लौटा पाऊंगा? ले देकर बस मेरे पास एक झोपड़ी है जिसमें मैं रहता हूँ। अगर पैसे नहीं है तो तुझे उम्र भर मेरे खेतों में मजदूरी करनी पड़ेगी और तभी यह कर्ज चुकेगा और मैं इसके तुझे पैसे भी नहीं दूंगा। आर्यन नादान था, इसलिए वह आसानी से सेठ माधव की बात मान जाता है। ठीक है सेठ जी, अगर ऐसा करने से कर्जा माफ हो जाएगा तो मुझे मंजूर है। इसके बाद आर्यन सेठ माधव के खेत में मजदूरी करने लगता है। दिन भर वह मजदूरी करने के बाद सेठ माधव आर्यन को सिर्फ रात का खाना ही देता था और वह भी सिर्फ 2 सूखी रोटियां। ले और इसे खाकर सो जा और कल सुबह जल्दी उठकर फिर से काम पर लग जाना। सुबह पैर पसार कर सोते मत दिखाई देना, वरना तेरी खैर नहीं। सेठ माधव आर्यन को खूब मारता पीटता भी था, जैसे वो कोई जानवर हो, लेकिन हालातों के आगे आर्यन भी मजबूर था। ऐसे ही कुछ साल बीत जाते हैं और आर्यन 16 वर्ष का हो जाता है। एक दिन सुबह सुबह आर्यन को उठने में जरा देरी हो जाती है, तो वह जल्दी से सेठ माधव के खेतों की तरफ भागता है। आज तो उठने में बड़ी देर हो गई। जल्दी से खेत पहुंचता हूँ, वरना सेठ जी बहुत गुस्सा करेंगे। जैसे ही आर्यन खेत में पहुंचता है, वो देखता है कि सेठ माधव लाठी लिए गुस्से में उसका इंतजार कर रहे थे।
उन्हें ऐसे देखकर आर्यन बहुत घबरा जाता है। सेठ जी माफ कर दीजिए सेठ जी, उठने में जरा देर हो गई। आइंदा कभी नहीं होगा। अच्छा माफ कर दूं? अरे एक बार माफ करूंगा ना तो तू बार बार यही गलती दोहराएगा। सजा तो तुझे मिलनी ही चाहिए। तू क्या चाहता है? तू घर में आराम करे और मैं खेतों में काम करूं। रुक, अभी बताता हूं तुझे। इतना कहकर सेठ माधव आर्यन को बेरहमी से पीटने लगता है। वैसे तो आर्यन हमेशा सेठ माधव की मार खा लेता था, क्योंकि उसे लगता था कि सेठ माधव के अलावा उसका इस दुनिया में कोई है नहीं। लेकिन आज आर्यन सेठ माधव को जवाब देते हुए कहता है, बस करिए सेठ जी, कितना पीटेंगे? रात में आप ही ने मुझसे खेतों में देर तक काम करवाया, इसलिए तो मुझे घर लौटने में देरी हुई थी और इसी वजह से मैं सुबह जल्दी नहीं उठ पाया। तो भला इसमें मेरी क्या गलती है? अच्छा तो तू क्या चाहता है आर्यन? गलती किसकी है? मेरी? अरे तेरे जैसे को तो अपने सगे माँ बाप ने भी नहीं रखा, छोड़कर भाग गए और अब मेरे टुकड़ों पर पलकर मुझसे ही जबान लड़ाता है। जा निकल जा मेरी खेत से। जब भूखे मरेगा तब आएगा मेरे पास वापस लौटकर। ठीक है, मैं जा रहा हूं सेठ जी। वो खेत छोड़कर सीधा गांव के बाहर की तरफ भागने लगता है। उसे भी नहीं पता था कि वो कहाँ भाग रहा है, मगर आर्यन सिर्फ उस गांव से दूर जाना चाहता था जिसने उसका सब कुछ उससे छीन लिया था। अब कभी वापस नहीं लौट कर आऊंगा, चाहे जैसे मुझे अपना गुजारा करना पड़े। यह सब सोचते हुए भूखा प्यासा आर्यन एक जंगल के पास पहुंचता है। उदास होकर चल रहा होता है कि तभी उसकी नजर सामने एक पेड़ के नीचे बैठे गुरु वशिष्ठ पर पड़ती है। आर्यन गुरु वशिष्ठ के पास जाता है। क्या बात है बेटा, बड़ा परेशान लग रहे हो? हाँ बाबा, परेशान तो हूँ। जीवन में कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। भूख प्यास और थकान से शरीर भी व्याकुल है। अच्छा, सबसे पहले तुम एक काम करो, उस झोपड़ी के अंदर जाओ, वहां कुछ फल रखे होंगे, उन्हें उठाकर ले आओ। आर्यन उनकी बात मान लेता है और झोपड़ी से फल उठा लाता है। यह कुछ फल मेरे पास रहने दो और बाकी तुम खा लो। लगता है सुबह से तुमने कुछ नहीं खाया। धन्यवाद बाबा। आपको कैसे पता चला कि मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया था? मैंने तो बस इतना बताया था कि मैं अभी भूखा था। बस यूं ही समझ लो कि मुझे ऊपर वाली नए बताया है। अच्छा, जरा अपना हाथ लाना तो। आर्यन अपना हाथ आगे बढ़ाता है। वाह, ऐसी लकीरें तो मैंने आज तक सिर्फ राजा महाराजाओं के हाथ में देखी हैं। बेटा, तुम तो बहुत तकदीर वाले हो। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं साधु महाराज? आपकी बातों से तो मुझे ऐसा लग रहा है आप मेरा हाथ देखने का सिर्फ नाटक कर रहे हैं और आपको लकीर पढ़ना आता ही नहीं। क्या हुआ बेटा, तुम ऐसे क्यों कह रहे हो? मैंने आज तक अपना जीवन गरीबी में बिताया है बाबा। मेरे माता पिता भी मुझे छोड़कर भाग गए हैं। जीवन भर उस सेठ ने मुझे मारा पीटा। अरे, मेरी जैसी किस्मत तो किसी की ना हो। और आप कहते हैं मेरी लकीर महाराजाओं जैसी है और मैं बहुत तकदीर वाला हूं। बेटा, तुम चिंता मत करो, तुम्हें जल्दी ही मेरी बातों पर यकीन हो जाएगा। मेरे ख्याल से तुम्हें यहाँ से पश्चिम दिशा की तरफ जाना चाहिए और यह फल अपने साथ ले जाओ, रास्ते में तुम्हारे काम आएंगे। इसके बाद आर्यन साधु के दिए फल लेकर पश्चिम दिशा की तरफ चलने लगता है। शाम होते होते जंगल का रास्ता खत्म हो जाता है और आर्यन को एक गांव दिखाई देता है। आखिरकार गांव आ गया। मुझे कम से कम जंगली जानवरों के बीच जंगल में नहीं सोना पड़ेगा। कितना डरावना जंगल था वो, लेकिन अब मुझे रहने के लिए कोई जगह ढूंढनी पड़ेगी। गांव में इधर उधर भटकते हुए उसे हरिदास की मिठाई की दुकान नजर आती है। हरिदास एक बूढ़ा आदमी था और सभी ग्राहकों से बड़े प्यार से बात कर रहा था। अरे, क्या हुआ बेटा? कौन सी मिठाई चाहिए तुम्हें? आज से पहले तुम्हें कभी देखा नहीं। तुम इस गांव के लगते नहीं हो। जी वो नहीं, मैं इस गांव का नहीं हूं और मुझे कोई मिठाई नहीं चाहिए। क्या मुझे आपकी दुकान में अभी कुछ काम मिलेगा?
बदले में आप मुझे बस आज रात गुजारने के लिए जगह दे दीजिए। अच्छा ठीक है, तुम ये सब मिठाई के खाली डब्बे संभालने में मेरी मदद कर दो। मैंने मेरे निकम्मे बेटे निखिल को कितना बुलाया, लेकिन वो आया ही नहीं। आर्यन बड़े मन से हरिदास की मदद करने लगता है। हरिदास को भी उससे बात करके बहुत अच्छा लग रहा था। रात होते ही हरिदास आर्यन को अपने घर ले जाता है, जहाँ पर सिर्फ हरिदास और उसका बेटा निखिल अकेले रहते थे। निखिल की माँ का बहुत पहले ही देहांत हो गया था। अरे पिताजी, ये किस भिखारी को उठा कर ले आया आप? तमीज से बात कर निखिल, ये आर्यन है। आज रात यह यहीं रुकेगा। इसने आज मेरी बहुत मदद की है। और तू क्यों नहीं आया था दुकान पे? आज कितना काम था। अरे ओ पिताजी, मैं थोड़ा व्यस्त था। हाँ हाँ, सब जानता हूँ तू कितना व्यस्त रहा होगा। अरे अपने दोस्तों के साथ घूमने निकल गया होगा। खैर ये सब छोड़ो, मैं जल्दी से खाना बना देता हूँ। नहीं नहीं, आप रहने दीजिए। खाना मैं बना दूंगा। आपने मुझे यहाँ रुकने दिया, वही बहुत है। सच में तुम खाना बना दोगे? हाँ हाँ जरूर। और देखना, आपको मेरे हाथ का खाना बहुत पसंद आएगा। इसके बाद आर्यन हरिदास और उसके बेटे निखिल के लिए स्वादिष्ट खाना बना देता है। वाह, क्या खुशबू आ रही है। आओ आर्यन, तुम भी बैठो। हम सब साथ ही बैठकर खाते हैं। क्या मैं आपके साथ? हाँ हाँ, और क्या, आओ। आर्यन जब यह देखता है कि हरिदास उससे इतने प्यार से बात कर रहा है, तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह उन्हें गले लगा लेता है। क्या हुआ बेटा, ऐसे भावुक क्यों हो रहा है? बहुत अरसे के बाद किसी ने मुझे ऐसे प्यार से बात किया है, इसलिए मन थोड़ा भावुक हो गया। चलिए आप सब साथ में भोजन करते हैं। इसके बाद वो सब साथ में बैठकर भोजन करते हैं। अगले दिन सुबह सुबह आर्यन जल्दी उठ जाता है। हीरा चाचा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे इतना प्यार दिया, इतना इज्जत दिया। अब मैं चलता हूँ। आर्यन, कहाँ जा रहे हो? तुम तो किसी को इस गांव में जानते भी नहीं। चाचा, मैं काम की तलाश में जा रहा हूँ। क्या पता कुछ काम ही मिल जाए। एक काम करो, तुम महाराज के दरबार में चले जाओ। महाराज वेदांत बड़े दयालु हैं। मुझे पूरा यकीन है तुम्हें कुछ ना कुछ काम जरूर मिल जाएगा। ठीक है हीरा चाचा, मैं सबसे पहले महाराज वेदांत के दरबार में ही जाऊंगा। इसके बाद आर्यन हरिदास का आशीर्वाद लेता है और राज्य दरबार की ओर जाने लगता है। रास्ते में एक घना जंगल पड़ता है। आर्यन के चेहरे पर संतोष झलक रहा था। उसे उम्मीद थी कि राज्य दरबार में उसे कुछ काम मिल जाएगा, लेकिन तभी उसे सामने एक मरा हुआ पक्षी दिखाई देता है। अरे, ये पक्षी तो काफी घायल है। ऐसा लगता है जैसे यह मर चुका है। आर्यन उसे छूकर देखता है, लेकिन पक्षी की सांसें नहीं चल रही होती हैं। शायद यह पक्षी मर चुका है, लेकिन ये ऐसे पड़ा क्यों था? कहीं यह जीवित तो नहीं? क्यों ना मैं इस पक्षी को अपने साथ राज्य दरबार ले जाऊं? महल में अनेक प्रकार के हकीम रहते हैं जो इसे बचा लेंगे। आर्यन पक्षी को उठा लेता है और तेजी से दरबार की ओर बढ़ने लगता है। दरबार पहुंचकर महाराज वेदांत चौंक जाते हैं। पक्षी, यह पक्षी तुम्हारे पास कहाँ से आया? महाराज, मैंने कुछ नहीं किया। मैं तो जंगल के रास्ते से आ रहा था, तो यह पक्षी मुझे रास्ते में पड़ा मिला। मैंने सोचा इसे राज्य दरबार ले जाऊं, शायद इसकी जान बच जाए। महाराज, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने इसे नहीं मारा। हाँ, मुझे पता है कि इसे तुमने नहीं मारा है, लेकिन क्या तुम्हें पता है यह किसका पक्षी है? किसका है महाराज? मुझे नहीं मालूम। मैं तो इस गांव का भी नहीं हूं। यह पक्षी यहाँ के राजकुमार आर्यन का था, जो कि मेरा इकलौता पुत्र था। और क्या तुम्हें पता है वो राजकुमार कौन है? कौन है महाराज? वो राजकुमार तुम हो। नहीं महाराज, मैं राजकुमार नहीं हो सकता। मैं तो एक गरीब आदमी हूं। मुझे तो मेरे माता पिता ने बचपन में ही अकेले छोड़ दिया था। बेटा, वो तुम्हारे असली माता पिता नहीं थे।
वो दोनों डायन थे जो तुम्हें जंगल से अपहरण करके ले गए थे। लेकिन यह सब आपको कैसे पता? मुझे तो कुछ याद भी नहीं। बेटा, तुम्हारे गुम हो जाने के बाद मैंने तुम्हें बहुत ढूंढा, लेकिन अचानक एक दिन गुरु वशिष्ठ आए। उन्होंने ही बताया था कि 16 साल बाद एक आदमी मरे हुए पक्षी को लेकर दरबार में आएगा, वही इस राज्य का असली राजकुमार होगा। आर्यन यह सब सुनकर सन्न रह जाता है। तभी उसे साधु की कही बातें याद आ जाती हैं। वाह, ऐसी लकीरें तो मैंने आज तक सिर्फ राजा महाराजाओं के हाथ में देखी हैं। बेटा, तुम तो बहुत तकदीर वाले हो। क्या हुआ बेटा? ज्यादा सोचो मत, अब तुम आ गए हो ना, अब सब कुछ सही हो जाएगा। इसके बाद आर्यन अपने पिता महाराज वेदांत के गले लग जाता है। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। मिलते हैं किसी नई कहानी में। तब तक के लिए धन्यवाद।